पार्लिमानी सेक्रेटरी पर आए इतलात मोहतरमा बुशरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मरहूम ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के लिए फातिहा ख़्वानी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लज़ीना इज़ा मुसीबतुहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला इलाहा इल्ला हुवा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 इश्यूज़ हैं जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बलूचिस्तान में जो टूरिज़्म इस वक्त हमारी गवर्नमेंट से उसको फ़रोग़ मिल रहा है, सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि इस बार हमने जो PSDP में इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स रखे हैं जिसमें ज़ियारत टूरिज़्म रेस्ट हाउस है जिसका एक्सटेंशन है, जिस पे 60 मिलियन खर्चा आ रहा है। क्योंकि आप में से किसी भाई ने कहा था कि हमें साथ साथ अमाउंट भी बताया करें कि कितना किस प्रोजेक्ट या स्कीम पे लग रहा है। फिजिबिलिटी स्टडी फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म, ये इस पे 50 मिलियन हमारे खर्च हो रहे हैं। शाबान वैली मास्टर प्लान, इस पे 100 मिलियन हमारे खर्च हो रहे हैं। माही पीर मास्टर प्लान, इस पे 50 मिलियन हमारे खर्च हो रहे हैं। रेस्ट हाउस कैंपिंग हट्स, इस पे 100 मिलियन हमारे खर्च हो रहे हैं। ये मुल्ला चुटुक है खुजदार में। नोशकी जंगी नावर कैंपिंग, इसमें 30 मिलियन हमारे खर्च हो रहे हैं। फिर बेला में कुंड मलीर है जिस पे साहिली पट्टी हमारी जिसको हम डेवलप कर रहे हैं और डिफरेंट वहाँ पर टूरिज़्म के हट्स और फैमिलीज़ के लिए वहाँ रिजॉर्ट्स और होटल्स बना रहे हैं। रिक्रिएशनल हिल पॉइंट हन्ना उड़क, जहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हट्स भी हों और हॉल्स भी हों और फैमिली के लिए अलग हो और सब जाके वहाँ एंजॉय कर सके। कोयटा वालों के लिए 400 मिलियंस। ज़ियारत सियाहती वैली, उसके लिए 351.18 मिलियन। पीर गैब की डेवलपमेंट आपने पिछले दिनों देखी होंगी कि जाम कमाल साहब ने वहाँ का इफ्तिताह किया, 60 मिलियन वहाँ का खर्चा है। अब थोड़ी सी बात हो जाए हमारी हुकूमत की कि मैंडेट की कि हम लोग जो हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत है चाहे वो हमारी फेडरल की हुकूमत है, ऑब्वियसली अवाम के मैंडेट से यहाँ आई है। अफसोस की बात ये है कि जितने भी जलसे हो रहे हैं उसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आइए। तो ये 25-30 सालों से जो लोग यहाँ आकर बैठे थे तो तब तो आप कभी नहीं चीखते थे और ना आप इस तरह की आवाज़ उठाते थे कि कभी कोई धांधली हुई है या कभी कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि आज आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है तो आप जो है इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस इल्ज़ामात से बेहतर ये है कि आप मिलकर गवर्नमेंट के साथ अपने शेयर करें जो भी आइडियाज़ हैं ताकि हम आवाम के लिए बेहतर काम कर सकें और बेहतर चीज़ें सामने ला सकें। ऑपोजिशन बार बार कोरोना को जो है वो ये कह रही है कि जी ये एक मजाक है और ये इन्होंने एक इशू बनाया हुआ है और ये इसकी कोई हैसियत नहीं है और कोरोना के बहाने जो है हमें जलसों से रोक रहे हैं। तो देखिए, सियासत करना सबका हक है, किसी को ना हम रोक रहे हैं और ना हम रोकेंगे। आप शौक़ से जलसे करें, लेकिन आप वक्त और हालात देख लें कि इस वक्त कितने नाजुक हैं और कितने क्रिटिकल हैं। हॉस्पिटल्स की जाके हालात देखें कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है मरीज़ों को एडमिट कराने की, और ये वो सूरत हाल नहीं है जो पहले वेव थी हमारी। ये सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा सीरियस और क्रिटिकल है, जिसमें पेशेंट्स के बचने की उम्मीद कम हो रही है और ऑक्सीजन्स और जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं। कल मैंने देख रही थी कि जो सरहद का बता रहे थे कि जलसे से पहले जो था 2 पॉइंट कुछ था और अब 20 हो गया है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जलसे के बाद की सूरत हाल। इसी तरह जो क्वेटा में जलसा हुआ था उसका भी मैंने बताया था कि 2.7 था और जलसे के 15-20 दिन बाद की जो ये थी 7.9 पे हम पहुंच गए थे। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। खुदारा इसको सीरियस लें, आवाम की के साथ दुश्मनी ना करें। ये तो मैं तो कहती हूँ ये डायरेक्ट आवाम से दुश्मनी की जा रही है। CM जाम कमाल साहब पे बार बार जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जी वो कुछ नहीं कर रहे और क्या काम वो कर रहे हैं सूबे में और नज़र नहीं आ रहे। तो वो फिर देखने वाली आंख चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान क्या काम कर रही है और किस तरह के काम कर रही है। आपको PSDP में नज़र आ रहा होगा कि कोरोना के इतनी
मुश्किल हालात में भी जिस तरह बैलेंस PSDP CM जाम कमाल साहब ने तरतीब दिया है और ख़ास तौर पे उन इलाकों को फोकस किया है जिन इलाकों में पहले इग्नोर किया गया था और उन इलाकों में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, ना स्कूल्स बनाए गए, ना हॉस्पिटल्स बनाए गए, ना डैम्स बनाए गए, ना रोड्स बनाई गई, उन तमाम चीज़ों को फोकस किया गया, उन तमाम इलाकों को जो है हम लोगों ने फोकस करके उन पे खर्चा करें। ख़ास तौर पे अब एजुकेशन में काफ़ी काम हो रहा है। जिन इलाकों में मिडिल स्कूल्स नहीं है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त वी आर मिसिंग मिडिल स्कूल्स मोस्टली। प्राइमरी स्कूल्स बहुत हैं बलूचिस्तान में, बट सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डेफिशिएंसी हमारे पास वो मिडिल स्कूल्स की है। उसके लिए ज़्यादा प्रपोजल्स हैं हमारे, और फिर उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेजेस। और आपने देखा होगा इसी तरह 3 मेडिकल कॉलेजेस भी हमारे बने हैं, हमारे कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में माजी में हमेशा सबसे बड़ा जो मसला रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मामूल पे है। उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है हमारे लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स का है, और शायद यही चीज़ जो है ये PDM को हज़म नहीं हो रही है, और ये बार बार जो है जलसों में हमारे आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं, और बजाय इसके कि उनको सराहें और उनकी जो काविशें हैं उनका शुक्रिया अदा करें कि जब हम पे कभी मुश्किल वक्त आता है, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो ज़लज़ले हों, चाहे बर्फ़बारी हो, या कोई भी इस तरह के या कोरोना हो, इन सिचुएशंस में हमें किसने आके हेल्प की है? हमेशा पाक आर्मी ने, उनके जवानों ने उन जगहों पे जाकर हमारे लोगों की जान बचाई है जहाँ पर एक आम आदमी का जाना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनको नज़रअंदाज करके, बल्कि मुझे तो समझ में नहीं आती है जितने भी PDM में जितने भी लोग खड़े हैं ये सारे वो लोग हैं जो माजी में अच्छी पोस्ट्स पे रह चुके हैं। कोई CM रह चुका है, कोई फेडरल मिनिस्टर रह चुका है, कोई सूबाई मिनिस्टर रह चुके हैं। तो तब आपने ये महरूमियाँ दूर क्यों नहीं की आवाम की? जो आज आप ये आवाम की महरूमियों की बात करते हैं, ये आवाम की महरूमियाँ नहीं है, ये आपकी ज़ाती मफादात और ज़ाती ख्वाहिशात जो इस बार ना आने पे आपको जो मुस्तरद किया गया है, आपके काम ना करने पे किया है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और इसका रोना जो है ना आप छोड़ दें कि आप बार बार इसी बात को रो रहे हैं। ख़ास तौर पे PMLN का जो नैरेटिव है आर्मी के ख़िलाफ़, वो तो मुझे बैरूनी एजेंडा लगता है। वो तो साफ अल्फाज में नज़र आता है कि वो डायरेक्टली हिट क्यों करें। आप ये सोचें ना। और एक और बात मैं उस दिन सुन रही थी राना सना जो है मुस्लिम लीग नून के, कि जी उनको निकाल दिया है, मुशर्रफ को वापस लाएं। तो मुशर्रफ को किसने भेजा मुल्क से बाहर? नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ ने इजाज़त दी थी ना। तो आप लोग बात करने से पहले माजी में याद कर लें कि ये फैसले किसने किए थे। ये मैं उस दिन भी ये बात याद दिला रही थी कि नवाज शरीफ के दौर में सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन्स बलूचिस्तान से हुए हैं, और आप ये भी भूल कर यहाँ पर आप आकर स्टेज पे कुछ और बोलते हैं। इसी तरीके से मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये जो इन्होंने रैलियाँ निकाल रहे हैं जुम्मे के दिन, जुम्मे का दिन क्यों चुना है? उसकी वजह यह कि जुम्मे के दिन जो सारे मदरसों में बच्चे हैं उनकी छुट्टी होती है। ये सारे इनको रोडों पे निकाल कर झंडे पकड़ा के, बड़े अफसोस की बात है। जुम्मे का दिन इबादत का दिन है, सबसे अहम और मोहतरम, इस्लाम में सबसे इसकी एक अहमियत है जुम्मे के दिन की। बजाय इसके कि आप वहाँ पर नमाजें इबादतें करवाएं कि लोग कोरोना जैसी वबा से, हमारा मुल्क जो है उससे, हमारी बीमारी से जान छूटे, आप उल्टा जो है रैलियाँ करवा रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि मौलाना साहब की किस तरह की स्ट्रैटेजी प्लान्स हैं और वो क्या चाहते हैं। मतलब सिर्फ ये कि अपना पावर के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, और मुस्लिम लीग नून का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो अपनी करप्शन छुपाना चाहता है। अगर देखा जाए तो उनके करप्शन के जो ढोल पीटे जा रहे हैं वो सही पीटे जा रहे हैं, क्योंकि आप इनके जितने भी रिकॉर्ड्स उठा ले पिछले, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि इन्होंने सारा कुछ समेट कर बाहर ले जाकर अपने बच्चों को स्टैब्लिश किया, अपने बच्चों को सेटल किया। और एक और बात, ये PDM के जितने लोग भी आपको स्टेज पे नज़र आएंगे ये सब ख़ानदानी सियासत करें, लाइक इनके दादा परदादा औलादे, वही सब आपको नज़र आएंगे। क्या मुस्लिम लीग नून में कोई और पढ़ा लिखा अच्छा इंसान आगे नहीं है जिसे लाकर आप सदारत दे सकें? इसी तरीके से क्या पीपल्स पार्टी में कोई और नहीं है जिसे आप लाएं? क्या मौलाना साहब की पार्टी में कोई और नहीं है जिसे लाया जा सके? तो क्या ये अवाम सिर्फ जो है वो आपके वर्कर्स के तौर पर रह गई है, या आप मरने के लिए उनको आप जलसे जुलूसों में बुलाएं और यहाँ पर आप उनको खुदा न खास्ता ये मर्ज लगाएं, और उनकी तो खुदा न खास्ता इनमें किसी भी की डेथ हो जाती है तो उनकी तो फैमिली बर्बाद हो गई ना। तो क्या पलट के कोई इनमें से आकर पूछता है? आप तो जी VIP स्टाइल में बुलेट प्रूफ में स्टेज पे डायरेक्ट आते हैं, आप जलसा करके स्टेज से निकल जाते हैं।
वो जो रश कश में लोग फंसे हुए होते हैं वो तो आम पब्लिक है ना, अवाम है। और हमें कोई शौक़ नहीं है आपके जलसे रोकने का, चाहे वो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल की हो। हमें सिर्फ अपनी आवाम का एहसास है, हमें आवाम का ख्याल है कि 1-2 महीने अगर गुजर जाते तो कोई क़यामत नहीं आती। लेकिन क्योंकि आप इक़्तिदार में नहीं है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किसी तरीके से, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मैं कल स्पीच सुन रही थी, उन्होंने यही कहा कि जो लूटा हुआ माल यहाँ से बाहर मुल्क में गया है वो वापस आना चाहिए। क्या इस चीज़ की इनको तकलीफ है? बिल्कुल, लूटा हुआ माल किसका है? अवाम का है, वो अवाम का पैसा है। अगर वो पैसा वापस आ जाता है तो हम जो कर्जों तले डूबे में, जो इतने कर्जे कौन छोड़ कर गया है, नवाज शरीफ के दौर में सबसे ज़्यादा कर्जे हम पे डाले गए, वो कर्जे आज हमारी हुकूमत, हम सब जो है उसके बोझ के तले अवाम है। एक एक अवाम का बंदा जो है इस वक्त कर्ज, उसके बाल बाल कर्ज में। तो अगर वो लूटा हुआ पैसा आ जाएगा तो हमारे कम से कम बोझ कम हो जाएगा। हमारी महंगाई, हम महंगाई क्यों हो जाती है? ज़ाहिर है हम IMF से कर्जे लेते हैं, वो चीज़ें हमें इसलिए महंगी पड़ती हैं, टैक्स लगाना पड़ता है हुकूमत चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आवाम को आप मिसगाइड ना करें, आवाम को आप बेवकूफ़ ना बनाएं। खुदारा मैं यही कहती हूँ कि पॉजिटिव सियासत करें, चाहे वो कोई भी हो। आपको, आपका सियासत आपका हक है, तनकीद भी करें आप, बल तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। और अपनी इन सियासत में हमारे इन्फॉर्मेंस इदारे जो हैं, हमारे जो आर्मी है, इनको प्लीज़ काइंडली दूर रखें, इनको इन्वॉल्व ना करें, आवाम और इनके दिलों में गैप ना डालें। ये जो है आप बैरूनी एजेंडे को जो है प्रमोट कर रहे हैं। साफ अल्फाज में मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह आप जो है, साफ साफ बात यह है कि आप मुल्क दुश्मन बातें कर रहे हैं, आप मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, अवाम से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर आप वाकई सच्चे पाकिस्तानी हैं, सच्चे हुब्बुल वतन हैं, तो आप इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के जलसों में अल्फाज ना इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैडम, आपने कहा कि जब कर्जे लिए जाते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि 6 जून के बाद तो कोई कर्जा नहीं लिया, और कल इदारा शुमारियात जो सरकार का इदारा है उसने कहा कि महंगाई 2 से 5% तक बढ़ गई है 1 हफ्ते के दौरान। तो ये क्यों बढ़ी? ये देखिए, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कोरोना की वजह से जो है इसी तरह से जो हमारे मंडियों से या यहाँ से जो सामान या बाहर मुल्कों से जो आता था कंटेनर्स में, ऑब्वियसली सामान नहीं आ रहा, या जो आ रहा है तो टैक्स ज़्यादा लग रहे। तो उसकी उस दिन इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि मेरी अवलीन तरजीह यही होगी कि मैं महंगाई को कम करूँ। तो उनका भी टारगेट यही है। देखिए, कोई चीज़ को आप 1 रुपये पेट्रोल को भी फौरी तौर पे अपनी मर्ज़ी से कम नहीं कर सकते। जो महंगाई पिछले दौर की वजह से हम पे हो गई है उसको एकदम कट डाउन नहीं कर सकते कि अगर 100 रुपये फॉर एग्जांपल चीनी है तो हम उसको 5 रुपये चीनी कर दें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप पिछले 20 सालों में नज़र डालें, जिस तरह महंगाई बढ़ती चली आ रही है, उस चीज़ को वैसे देखा जाए। मुझे याद है कि पिछले दौर हुकूमत में हम कहते थे उफ टमाटर 100 रुपये, याद है इस चीज़ को कितना उठाया गया था। तो ये हर दौर में चीज़ें महंगी ज़रूर हुई हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आवाम को फैसिलिटेट करें। और देखें कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पे क्या वो है कि वो महंगाई को कम करना चाह रहे हैं। मैडम, आपने टूरिज्म के हवाले से खून मजीद KSDP में फंड्स मिलते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने सदारती आर्डिनेंस जो जारी किए हैं जज़ायर के हवाले, जिसमें खून मजीद भी शामिल है, सिंगल बलूचिस्तान की जाए, उन पर तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट मुकम्मल खामोश नहीं काबिज हो रहे हैं। नहीं, वो काबिज नहीं हो रहे, वो हमें फैसिलिटेट करें, हमें हेल्प आउट करें हमारे मच्छरों के लिए। बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर किया गया है, कोई काबिज नहीं हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं, ये बलूचिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान करेगा। मैडम, आपने कहा कि सबका हुकूमत की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा था कि जब महंगाई बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होते हैं। क्या अभी भी हुक्मरान चोर हैं? मैं आपको बताती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी का ज़ख़ीरा किसने करवाया था? नवाज शरीफ ने ना। और ये जितनी भी आपकी शुगर मिल्स थी, इनके सारा सामान किसने छुपा के गोदामों में रख दिया था? नवाज शरीफ ने। वो दौर याद रखें आप कि वो कितनी बहरान हुआ था चीनी का, कितना शोर मचा था। तो उन अनासिर को और उन सबको किसने आगे लेकर आया था? नवाज शरीफ का दौर। आपने कहा कि 1 मिनट इन्हें बोलने थे, ख़वातीन भी बोलें। मैम, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो है इन्वॉल्व किया। तो आप ये देखिए कि जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, माज़ी में भी उनकी बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने हमारी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया। तो सियासतदानों का ये वतीरा नहीं रहा कि जब गवर्नमेंट में आते हैं तो वो फॉलो करते हैं और जब हट जाते हैं तो वो उनकी बातें। देखिए, इंटरव्यूज़ में हर बंदे का अपना एक नैरेटिव एक दौर में रहता होगा और वो बात करता हो।
लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ये जलसों में कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर कि आप जलसों में भरे उसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? वो दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और वो फिर इस चीज़ को अपने टीवी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जी देखिए ये सूरत हाल वहाँ हो रही है। आप बिल्कुल घर में सबकी लड़ाई होती है, घर तक रखनी चाहिए, उसको बाहर ना निकालें। मैडम आपने बात की ऑपोजिशन के जलसों में जो है फौज के खिलाफ या अफवाज के खिलाफ बात की जाती है, जिसके बाद वो भारतीय मीडिया में हाईलाइट होते हैं। गुज़िश्ता के तो पहले जो है वो फवाद चौधरी साहब का जो बयान था वो सबसे ज़्यादा भारतीय मीडिया का फोकस में रहा। तो इसमें क्या कहेंगे जो उन्होंने पुलवामा वाक़े में दिया था कि बालाकोट पुलवामा में अफवाज ने घुस के उनको मारा, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया इंडियन मीडिया में। तो आपके जो विफाकी गुजरा है वो खुद इस तरह के बयानात देख के उसको हाईलाइट कर रहे हैं और फिर आप इल्ज़ाम जो है वो अपोजिशन पर डाल रहे हैं। देखिए वो अगर उन्होंने एक वाक़या दिया ना, तो उस वाक़े को अगर वो कैश करते हैं वो उसको तो 100 दफ़ा करें, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली शो कर रहे हैं कि हम मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, हम आर्मी के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पर जो आप तमाशे कर रहे हैं ना, वो आप बैरूनी एजेंडा है, साफ बात है। अच्छा मैडम, आपने एजुकेशन का जिक्र किया कि एजुकेशन बहुत बेहतर करने की बात की आपने। तनख्वाह कीमत में जो फंड्स रखे जाते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल में मुख्तलिफ महकमात होते हैं जिसकी तनख्वाह कीमत में जो है वो फंड्स कट जाते हैं और 2-3 की मार्क से जो मुलाजमी तनख्वाहों से महरूम रहते हैं। ऐसा क्यों है? किस डिपार्टमेंट की बात करें आप? महकमा आवासा का जो MD का आज का बयान है कि उसके 17 अरब कुछ इस तरह रकम है और तनख्वाह कीमत में पिछले 1 माह से वो जो तनख्वाह से भी महरूम है। BDA का भी यही हाल। ये इन डिपार्टमेंट्स के फिर मैं मिनिस्टर से इसके बारे में मालूमात करके आपको सही करेक्ट बात बताऊंगी। आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम के बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इसी जनवरी में ताहिर जफर अब्बासी जो डिप्टी कमिश्नर कोयटा थे, उन्होंने जो तैनाती की उन पर CNIT ने खुद रिपोर्ट दी कि उन्होंने पोस्टें बेची हैं जो भी है, लेकिन वो वापस पंजाब चले गए ट्रांसफर, वो बचता मूवमेंट कुछ ना कर सकते। नहीं, हटा दिया, वो पोस्टें भी रोक दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप को मैं खुद ये बात निकालती हूँ कि उस दिन हेल्थ की बात हुई तो जाम साहब ने खुद CMIT और इनको एक्टिव किया है और कहा है इस तरह के कोई भी इदारे हों और उनमें कोई भी मुलाजमीन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे कोई भी हो, इनको कैफरे के इदार तक पहुँचाएंगे, इनको सज़ा मिलेगी तो जाकर लोग करप्शन से बाज आएंगे। थैंक यू जी, बस थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं 2.5 साल से कि यहाँ से रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई, लूटा गया, आवाम का पैसा है, सजा भी हो गई, जेल भी चले गए, अब ये पैसा कब लौट रहा है? आप इत्यादि आपको बताओ। देखिए हमारी तो पूरी कोशिश है, अगर ये इतने सच्चे हैं तो आ जाए ना मुल्क वापस। बहाना करके बीमारी का आप चले गए, वालदा आपकी वहाँ बीमार तो वहाँ इलाज हो रहा है, बीवी आपकी वहाँ बीमार तो आपका इलाज वहाँ हो रहा है, आप खुद वहाँ बीमार है तो वहाँ इलाज हो रहा है। तो आपने पंजाब में क्यों ना इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया कि आप खुद यहीं रहते। आज आप बहाना करके यहाँ से भाग गए क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते जो करप्शन आपने पाकिस्तान में की है। तो ऑब्वियसली उस करप्ट, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वर्ल्ड नंबर 2 पे करप्ट तरीन नवाज शरीफ है और उसका माल निकलवाना आसान भी नहीं है। अब हम इसी तरह कल इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की है कि ये जो है हमारा जितने भी सियासतदान जो यहाँ से पैसा लेके बाहर गए वो वापस लाएं। थैंक यू। हॉस्पिटल नहीं बने तो कोयटा वाले, बलूचिस्तान वाले तो कराची बुलाओ क्यों जाते इस्लामाबाद? अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। मैं पिछले दौर की कोई ज़मानत नहीं देती, बट अपने दौर की बात करती हूँ कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, यहाँ पर हार्ट का स्पेशल जो है वो भी शेख ज़ायद हॉस्पिटल में हम लोगों ने बना दिया ब्लॉक। इसी तरीके से अगर आप फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ पर चेस्ट सर्जरीज भी हमारी होंगी। ये मैं आपको 2 साल की कारकर्दगी बता रही हूँ। इंशाल्लाह 5 साल बाद आप देखेंगे कि यहाँ हॉस्पिटल्स इतने शानदार होंगे। इवन मैं आपको अपनी मिसाल दूँ कि मुझे सीवियर कोरोना था और मैं डेथ बेड से वापस आई हूँ। मैं फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया है, मैं तो आगा खान नहीं गई, मैं तो कहीं नहीं गई, मेरा इलाज यहीं हुआ है। आई एम सेटिस्फाइड। मैं खुद फातिमा जिन्ना में जो एडमिट थी तो आपका ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो आज भी गैस सिलेंडर से चल रहा है। जी बिल्कुल, इसके लिए प्लांट की मंजूरी दे दी गई है, इसके लिए प्लांट की मंजूरी दे दी गई है। फातिमा जिन्ना में ऑक्सीजन के प्लांट की मंजूरी दे दी गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर प्लांट भी लग जाएगा। और मैंने 3 दिन पहले विज़िट किया है, वहाँ पर 25 बेड्स का नया उसकी इफ्तिताह भी हो चुका है और पेशेंट्स जो हैं अब वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं फिर भी वो पुराने वार्ड में थी, लेकिन अब पेशेंट्स जो है नए उसमें शिफ्ट हो गए विद ऑल फैसिलिटीज़। थैंक यू जी।